Okay, friends, now we are going to solve MCQs of SCM from your previous year paper. तो अभी तक हमने आपको आईसीएमए मैट का सारा करा दिया, एमसीक्यू बैंक करा दिया, फिर बिट क्वेश्चंस करा दिया और फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करा दिया। तो इतना करने के बाद एक मन में सवाल तो आता ही है कि अब जो एग्जाम में आता है वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका असली मजा तो तभी है जब आप खुद से क्वेश्चन पेपर लेकर अपने से प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपसे हो रहा है कितना है। मतलब दिस इज द टाइम वेयर यू शुड सी what exactly you are able to do in exam. That is the main crux. तो अभी भी अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे थे तो इट इज नाउ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एसजीजी करो, स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो, मिस्टेक करो, बट कर करके अब सीखो। और इनफैक्ट अब जो भी एमसीक्यू करो तो एक टाइम बाउंड प्रिपरेशन भी करो कि एग्जाम में देखो आपको टोटल में 30 मार्क्स के लिए 55 मिनट्स मिलेगा। बट आप 55 मिनट्स नहीं लेंगे, आप कोशिश करेंगे कि ये 30-40 मिनट्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है तब आपका एज आया है, नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर कंसेप्ट में एरर हो रहा है, या पुराना जो इतना सारा आपने किया वो मेमोरी में अभी भी रिटेन नहीं है। तो आपको एक बार हर पेज में से कुछ 2-3 एमसीक्यू वापस से करके आने पड़ेंगे। तो इसको अभी मेरे साथ करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये क्वेश्चन पेपर है वो आप इंस्टीट्यूट मैट से इंस्टीट्यूट के साइट से या गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे हमने सारा यहाँ से एमसीक्यू निकाल कर अपना जो एसजेसी का एससीएम एमसीक्यू बुकलेट है उसमें भी डाल दिया है। अगर एमसीक्यू बुकलेट में कोई आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, सो दैट हम उस बुक को और बेटर 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 भी कर सकें। राइट। तो ये सब अभी यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ है ऐसा क्यों दिख रहा है आपको, बिकॉज ये सब ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। और यूट्यूब पे सबका पूरा पूरा सॉल्यूशन हम लोग हर बार पेपर सॉल्व करके डाल देते हैं। तो आप पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहते तो अलग से यूट्यूब वीडियो है। अभी अपने सिर्फ एमसीक्यू पे बात करें, क्योंकि अपने इतना एमसीक्यू करके आए हैं तो वी वांट टू आल्सो असेस कि व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम ऑफ ऑल दिस हार्ड एफर्ट। तो आओ देखो इसमें क्या बोल रहा है। जैसे जून 23 का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा अलग था बाकी सब पेपर के मुकाबले। बाकी पेपर फिर स्टैंडर्डाइज हो गए, यहाँ पर कुछ अलग तरह से पूछा गया था, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें सवाल क्या पूछ रहा है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्ट एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। इस तरह का क्वेश्चन आपका किया हुआ है। इसका आंसर है सर्विस। ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है। वारंटी पीरियड रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड फॉल्स अंडर विच क्वालिटी कॉस्ट। ये भी आपका किया हुआ है। इसका आंसर है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। मतलब आप बिना ऑप्शन देखे भी आंसर सोच सकते हैं। टारगेट कॉस्टिंग इज द आंसर टू कौन सा प्राइस, इसका भी आपका किया हुआ है। ये भी मार्केट ड्रिवन प्राइस इज द आंसर। प्रोड्यूसिंग मोर देन नॉन बॉटलनेक आउटपुट, ये भी आपका किया हुआ है। इसका आंसर है कि आपको अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा नॉन बॉटलनेक आउटपुट में ज़्यादा बनाकर, आपका इन्वेंट्री बनेगा और थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर देखो, creates more inventory and increases throughput contribution, wrong. Creates more inventory and not increase throughput contribution, right. Second option is right. Create less pressure for bottleneck, create allows for maximization of overall contribution, तो C और D तो wrong ही है। फिर which of the following is not true for red ocean strategy and why। why तो हम लोग आंसर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ आंसर कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बीट द कंपटीशन, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। तो ये मेक और ब्रेक में थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये भी आपका किया हुआ क्वेश्चन है। रेड ओशन में हम लोग वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ को ब्रेक करें, मतलब वो लफड़ा से एकदम बाहर ही आ जा रहे हैं। ब्रेक सॉरी मैं क्या बोला, रेड ओशन स्ट्रेटेजी में हम लोग ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ नहीं करते हैं, मेक करते हैं। मैं कुछ और ही बोलने लगा, बट आप चीज़ को भावनाओं के साथ समझें कि रेड ओशन स्ट्रेटजी में यू डू वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, कि कैसे कॉस्ट कम करके प्राइस कम किया जा सके, तो उसके लिए थोड़ा सा वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बट ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ उस मार्केट में होता है जहाँ पर लोगों को मतलब ऐसा प्रोडक्ट देखने को ही नहीं मिला है, तो सिंस वो वैल्यू एस्टिमेट ही नहीं कर पाते हैं तो जो प्राइस कंपनी मांग रहा है वो प्राइस हम दे दे रहे हैं, है ना। जैसे भी हाल में एक डिवाइस आ गया है जो मोबाइल के पीछे लग जाता है, ठीक है, और वो एक ऐसा लेवल का एआई है उसमें इनबिल्ट कि आपकी सारी बातों को सुनता है और समराइज करके आपको दे देगा।
फिर आप उससे पूछ सकते हो आज मेरे को इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, आप सब चीज इकट्ठा कर सकते हो। अब आप उससे क्या क्या नहीं कर सकते, इसका कल्पना भी लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इतना कुछ उसमें यूटिलिटी डाल दे रहा है कि वैल्यू अनलिमिटेड लग रहा है, तो जो प्राइस मांग रहा है लोग देके ले रहा है। तो दैट इज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ठीक है। Next, Sint Limited determine its selling price by marking up variable cost 50% addition. The company uses frequent markdown to simulate sales. The markdown average is 20%. What is contribution margin ratio? आपको याद होगा, ये सेम सम आपका किया हुआ है, बस फिगर चेंज है। तो करंट में हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट अगर 100 है तो मार्कअप करते हैं हम लोग 50%, तो सेलिंग प्राइस है 150। अब बोल रहा है हम लोग सेलिंग प्राइस फ्रीक्वेंटली मार्कडाउन कर देते हैं 20% से, तो 150 का 80% हो गया 120, और वेरिएबल कॉस्ट जो वो सेम ही है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20। तो पीवी रेशियो क्या आएगा, ये पहले क्या था वो उससे पूछा नहीं है, वो चेंज नहीं पूछ रहा है, नया पीवी पूछ रहे, तो 20/120 आंसर होगा 16.67%। नेक्स्ट 7 नंबर देखो। At Roxin Limited, cost of personnel department has always been charged to production department based upon number of employees. Recently, opinion gathered from department managers indicate that number of new hire might be better predictor of personnel cost. Total personnel department costs are 3 lakh. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यू हायर्स दिया हुआ है। इफ नंबर ऑफ न्यू हायर इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट डी। तो ये भी आपका किया हुआ है। तो टोटल न्यू हायर है 32/840 और 1050, तो 32/50 इंटू 3 लाख कर दीजिए, 32/50 इंटू 3 लाख कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 लाख इंटू 32/50, तो आंसर इज 1,92,000। ओके। Next, Bosan Limited using standard costing system provides the following information pertaining to direct labor for the product JUM for the month of May. Labor hour rate दिया हुआ है, actual rate भी दिया हुआ है, labor rate variance दिया हुआ है, standard hours allowed दिया हुआ है, actual output दिया हुआ है, how many labor hours were worked during the month of May। तो labor hours work यानी actual labor hours पूछ रहा है। तो लेबर वेरिएंस से निकाल लीजिए, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। इसमें हम लोग पुट कर दे, एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट करके निकाला तो 10,000 आ रहा है। तो आपने इस तरह का किया हुआ है, ज़्यादातर सम जो अपने एमसीक्यू में किए थे उसमें एक्चुअल प्राइस पूछता था, एक्चुअल रेट पूछता था, बट इस बार एक्चुअल आवर पूछ लिया, तो हार्डली मेक्स एनी डील। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको तो आ ही गया होगा, मतलब थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको आ जाएगा। तो जून 23 में क्या हुआ कि 8 एमसीक्यू यहाँ पे आए, और फिर क्यूटी सेक्शन उन्होंने अलग से बनाया था, तो बाकी 2 एमसीक्यू उधर पूछ लिए जैसे यहाँ पे। तो टोटल उस समय 10 एमसीक्यू पूछा जा रहा था, ठीक है। बट अभी पैटर्न चेंज हो गया, अभी 15 एमसीक्यू पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, ये भी आपने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा आंसर। और जो नहीं पढ़े हैं वो देखिए रैंडमली कुछ भी मार्क करके आएंगे, ऑल ऑफ द अबव लिख कर आएंगे। इन पर्ट चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए ये मैं पहले उस समय जब पढ़ाया था तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, बट आप इसको करेक्ट करके बीटा डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। एक्टिविटी टाइम का बीटा है, प्रोजेक्ट का अगर बोले कि पूरा प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉलो होगा, तो उसका आंसर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जून 23 का यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्या है, देखो मैं हर बार जब पेपर आ जाता है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा, तो मैं उसको सॉल्व करके ऐसे यूट्यूब में डालता हूँ, और ये सारा आपका सॉल्व करा करा के मेरा डाला हुआ है। तो अब मैं क्या सोचा हूँ कि अपना भी थोड़ा टाइम बचाने के लिए और रिपीटिशन ज़्यादा नहीं करने के लिए, दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उसमें पूरा प्रॉपर लिख लिख के सॉल्व किया हूँ, है ना, उसका पार्ट मैं इस वीडियो के साथ अब अटैच करने वाला हूँ, 1 2 3 4 करके। तो आप उसको रेफर करके अपना ये वाला पार्ट को खत्म कर लीजिए। बट अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा, जब आप अपने से क्वेश्चन पेपर लेकर अपने से सॉल्व करेंगे और अपने से आंसर मिलाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका जो इतना पुराना पढ़ा हुआ था वो सब कितना काम आया, राइट। और अगर अकेले मन नहीं लगता है तो मेरे साथ वीडियो ऑन करके बस पैरेलली करना, बट पहला आंसर आपके तरफ से आए ऐसा कोशिश करना, then it will actually be fruitful for you, right। तो guys, now you continue with next attempt and then watch my video। मतलब next attempt का पेपर पहले खुद सब सॉल्व करो फिर वॉच करो, खुद से हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो करो, राइट। चलो।
चलो नेक्स्ट, डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका आंसर होगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट दैट डिटरमाइंस कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन इंडस्ट्री। तो पोजीशन से अगर आप देखोगे तो वर्ड पोजीशन मैच हो रहा है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ऐसे अगर आप थ्योरी पढ़े चैप्टर 1 का तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस हमें बताता है कि हम लोग बाकियों के कंपैरिजन में कैसा कर रहे हैं। कॉस्ट ड्राइवर और वैल्यू चेन इंटरनल एनालिसिस है। कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन वैल्यू एनालिसिस बोलकर ऐसा कुछ हम लोग का थ्योरी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जिसमें बोल रहा है 3 प्रोडक्ट ABC, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ 10, 11, 8, यूनिट्स दिया हुआ है 4000, 3500 और 5000। तीनों में से कोई आप एक ही बना सकते हैं, A और B और C। तो क्वेश्चन बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ A क्या होगा? A अगर बनाएंगे तो हम B C नहीं बना पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सपोज टू बी हायर ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम B एंड C आपको लेना है। तो B और C का जो हायर है वो आंसर है, तो आंसर इज 40,000। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये CVP एनालिसिस का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कंपनी का करंट में ब्रेक इवन हो रखा है व्हेन सेल्स आर ₹10 लाख, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। ठीक है, तो अपने एक सिस्टम बनाए, 10 लाख लिखा, ब्रेक इवन है तो प्रॉफिट 0 लिखा, फिक्स कॉस्ट 4 लाख लिखा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख और बैलेंसिंग फिगर हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ब्रेक इवन सेल्स का डिटेल हम लोग को मिल गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है बताओ प्रॉफिट अगर 2 लाख का हो तो सेल्स 3 लाख यूनिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो प्रॉफिट जब 2 लाख बैठाया हमने 0 की जगह, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो बैक कैलकुलेशन किए तो कंट्रीब्यूशन 6 आएगा, और कंट्रीब्यूशन 6 है तो सेल्स कितना होना चाहिए वो इससे पीवी रेशियो से निकाल लिया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीवी रेशियो है 40% है करंट में 4/10 करके। तो इफ पीवी रेशियो इज 40% तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज योर 40%। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपका अभी 6 है, यहाँ पे 6 बैठा दिया जाए तो 6 बाई सेल्स इज इक्वल टू 40%। तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 15। 6 बाई सेल्स इज इक्वल टू अगर 40% है तो सेल्स इज इक्वल टू आ रहा है 15, और वो 15 है तो 3 लाख यूनिट्स बोल रहा है, 3 लाख यूनिट से डिवाइड करोगे तो 5 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है भाई साहब, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स हाउस इज सेट एट ₹120। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 120 है। एंड सेल्स रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,60,000। सेल्स रेवेन्यू क्या है? 9,60,000 है। सेलिंग प्राइस क्या है? 120 है, और सेल्स रेवेन्यू क्या है? 9,60,000 है। ठीक है। फिर बोला कंपनी रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन द कमिंग ईयर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। तो 20 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख का 15% रिटर्न चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए हम लोग को 3 लाख। ROI हो गया 3 लाख। हमेशा क्वेश्चन पढ़ के ना डेटा लिखना सीखो। सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स रेवेन्यू क्या है, यूनिट्स क्या है, ROI क्या है, व्हाट इज अ टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्राइस तो हम लोग को दिख रहा है 120, और टारगेट प्रॉफिट 3 लाख है, तो उसको पर यूनिट पे अगर कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख बाई 8,000 कर लो। 3 लाख बाई 8,000 37.5, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर आ रहा है 82.5। क्या होता है, पहले डेटा समझो फिर कंसेप्ट को उसमें भिड़ाओ। पहले डेटा समझो, जैसे इसमें भी क्या था, पहले डेटा समझो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भिड़ाओ कि वो ये होता है, फिर अपना कैलकुलेशन करो। पहले डेटा समझो, फिर कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड में पूछ रहा है उसको भिड़ाओ, और फिर अपना कैलकुलेशन करो। 6 नंबर, ये वाला इसको सर्कल मैंने किया हुआ क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस है। द हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू इन एन unused cell of a transportation matrix is chosen to improve the current solution because transportation का steps अगर आपको याद है तो उसमें अपने अगर फर्स्ट बार अपना पूरा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें डेल्टा अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव वाला डेल्टा को सिलेक्ट करके अपने वहाँ से लूप बनाकर सॉल्व करते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव वाला को क्यों लेते हैं, यही सवाल है। तो इसका आंसर ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट, कि हम लोग जब कॉस्ट रिडक्शन के लिए आए हैं तो जिससे कॉस्ट रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा उधर ही जाएंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट। ठीक है,
7th में आ जाओ, इसमें क्या बोल रहा है ये, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से आ गया। 20 क्वेश्चन है, टाइम लगता है भाई, हम लोग अभी किया हुआ में भी करेंगे ना, देखना कितना टाइम लगेगा। तो इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना, जितना पास्ट पेपर से एक एक पेपर पे पेपर टाइम घड़ी देखकर चेक करो कितना टाइम लग रहा है। 10 पेपर का सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे खड़े हैं। एक आध क्वेश्चन खाली हो सकता है नया आएगा आपके, आएगा तो, उससे ज़्यादा कुछ नया नहीं आएगा। RRS, a manufacturer of large windows, is experiencing a bottleneck in its plant. Setup time at one of its workstation has been identified as the culprit. Manager has proposed a plan to reduce setup time at a cost of 7,20,000. The change will result in 800 additional windows. सेटअप टाइम हम लोग कम करेंगे, उसका कॉस्ट लगेगा 7,20,000 और उसके कारण 800 एडिशनल विंडोज़ बनेगा, क्योंकि हम लोग विंडोज़ मैन्युफैक्चरर है, मतलब 800 से आउटपुट बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज 18,000, लेबर कॉस्ट इज 3,000, मटेरियल कॉस्ट इज 7,000. Assume all units produced can be sold. The change will result in an increase in throughput contribution of. तो ये थ्रूपुट काउंटिंग से क्वेश्चन आ गया। थ्रूपुट अकाउंटिंग से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस, इसमें दिया हुआ क्या है, पहले डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है सेटअप टाइम रिडक्शन का एक कॉस्ट लग रहा है 7,20,000 और उसके कारण फ़ायदा क्या हो रहा है, एडिशनल यूनिट्स बन जाएगा 800। और क्या डेटा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, फिर लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। बोल रहा है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना से बढ़ेगा। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले डेटा समझो फिर कॉन्सेप्ट लगाओ। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, तो वो है 18,000 माइनस 7,000। देखो मटेरियल और सेलिंग प्राइस 11,000 और 800 यूनिट हम लोगों का एडिशनल यूनिट्स है, तो कितना से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, 88 लाख से बढ़ेगा। ठीक है, 88 लाख से आंसर आ गया। इसमें ये 7,20 का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि नेट कंट्रीब्यूशन या नेट इनकम नहीं पूछा है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लर्निंग कर्व से आया है। An employee of ROB Limited took 200 minutes to complete the first setup on a new machine. तो न्यू मशीन पे लागू होता है। Using 90% incremental unit time learning model indicates that the second setup on the new machine is expected to take. अब इसमें ना मिस्टेक क्या होता है, सेकेंड सेटअप आपको ये समझ नहीं आता। सेकेंड वाला मतलब क्या है, सेकेंड वाला मतलब 1 और 2 से 2 का जो आंसर आ रहा है वो नहीं है, वो फर्स्ट और सेकंड का टोटल को सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो है। तो पहला यूनिट का 1 का टाइम दिया हुआ 200 मिनट, तो 90% लर्निंग रेट होने के कारण 2 का टाइम हो जाएगा 180। तो सेकंड के लिए क्या करना है, टोटल ऑफ फर्स्ट निकालना है विच इज़ 200, टोटल ऑफ सेकंड निकालना है विच इज़ 180 इंटू 2 करके 360, और इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम लोगों को आंसर बताना है विच इज़ 160। तो ये सेकंड वाला का जो आंसर है इसका मतलब होता है टोटल ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट यूनिट, ऐसे जाएगा। अब ये कंसेप्ट ही लोगों को लर्निंग कर्व चैप्टर समझने में दिक्कत होता है, बाकी सब वो समझ जाता है, ये 200 का 180 कर लेते हैं, बट ये इंक्रीमेंटल समझने में उनको बड़ा दिक्कत होता है। तो यहीं पे आपको एम्फेसिस दे के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ये सिमुलेशन से क्वेश्चन आ गया। The drive up window of a fast food operation was being studied using simulation for a variety of operating characteristics. As a part of the study, data was collected on order processing time as given in the following table. Using the first 2 digits of the random numbers, determine the processing time that would be used to simulate the 5th sample. क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है द ड्राइव अप विंडो ऑफ अ फास्ट फूड ऑपरेशन वॉज बींग स्टडीड फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्राइव अप विंडो ऑफ अ फास्ट फूड ऑपरेशन मतलब जैसे गाड़ी से आता है वो लोग बस ऑर्डर नंबर बताता है या अपना नंबर बताता है और ऑर्डर लेके चला जाता है। ठीक है, तो उनका स्टडी हो रहा था, तो उससे कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम का टेबल मिला, और यूजिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ रैंडम नंबर डिटरमाइन प्रोसेसिंग टाइम दैट वुड बी यूज्ड टू सिमुलेट द 5th सैम्पल। 5th सैम्पल का खाली आपको रैंडम नंबर से प्रोसेसिंग टाइम बताना है, बहुत सिंपल है। तो इसमें बस टाइम लगा जाएगा, सिंपल है बट टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो इससे प्रोसेसिंग टाइम लिया हमने, प्रोबेबिलिटी लिया, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी किया, फिर इंटू 100 किया, फिर रैंडम इंटरवल किया। ठीक है,
इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पांचवा वाला का खाली आंसर निकालना है, तो सबका नहीं करना, पांचवा वाला कर लिया खाली। और बोल रहे यूजिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स एज रैंडम नंबर, तो फर्स्ट 2 डिजिट है 37, तो सीरियल नंबर 5 का रैंडम नंबर 37, तो 37 का आंसर किधर मिल रहा है, सेकंड वाले में मिल रहा है 2, तो आंसर इज 2। हो गया। 10th नंबर में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस का क्वेश्चन है। A company producing output X and Y uses standard costing. Standard overhead content of each product is X के लिए 3 rupees per unit, Y के लिए 2.25 per unit. Budgeted overhead is 860 and budgeted time is 3440. तो अपना बजटेड ओवरहेड दिया हुआ 860, बजटेड टाइम दिया हुआ 3440। डेटा को समझने का कोशिश करो, ये सब स्टैंडर्ड डिटेल्स है। फिर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एक्स का 200 यूनिट, वाई का 100 यूनिट, एक्चुअल टाइम है 3200, ठीक है। और एक्चुअल ओवरहेड है 875, एक्चुअल ओवरहेड है 875, ये एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताओ, तो नॉर्मली वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आता है, एओ माइनस बीओ, तो एओ तो अलग अलग दिया हुआ है, बीओ नहीं दिया हुआ है। बजटेड टाइम दिया हुआ है, बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है, बट बजटेड आउटपुट नॉट गिवन। तो इस सम का सरप्राइज क्या है, बजटेड आउटपुट नॉट गिवन। अगर बजटेड आउटपुट नहीं दिया हुआ आपको तो आप कैसे करोगे, तो हमने क्या दिमाग लगाया, देखो ये दिमाग लगा के तरीका आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि जब भी आउटपुट नहीं दिया ना तो ब्रैकेट खोल दिया करो। तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या हुआ, एओ इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट हो गया स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ, बीओ इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट करने से क्या हुआ, बजटेड ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ माइनस बजटेड ओवरहेड को आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग को एओ मालूम है, एओ 200 और 100 है, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है 3 और 2.25, तो 3 और 2.25 इंटू 200 और 100 करके यहाँ पर स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ आ गया। और बजटेड ओवरहेड हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज़ 860, तो इसको सॉल्व किया, आंसर 35 एडवर्स आ गया, ठीक है। तो ये वही बच्चा कर सकता है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्रैक्टिस किया है, नहीं तो निकल जाएगा गाड़ी हाथ से। ये देखो एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। गेम थ्योरी में ना कॉन्सेप्ट होता है, जो इस साइड में प्लेयर होता है ना वो हमेशा मैक्सी मिन खेलता है, उस तरफ वाला ऊपर वाला जो प्लेयर होता है वो मिनी मैक्स खेलता है। तो मैक्सी मिन खेलना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं, बस बोला वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ प्लेयर ए और प्लेयर बी लिखा हुआ है, इज डैश फिल इन द अबव। तो कुछ नहीं बोलता है ना, तो हमेशा वी फॉलो मैक्सिमम प्लेयर, मैक्स मतलब रो वाइज जो प्लेयर है हमेशा इसी को फॉलो किया जाता है। गेम थ्योरी जो चैप्टर सीखे हैं आप उसको, उसमें आपको पता चलेगा। तो वी ऑलवेज फॉलो प्लेयर ए, वी ऑलवेज फॉलो द मेन प्लेयर, ठीक है, विच इज़ द मैक्सिमम प्लेयर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इतना 2/2 का सम है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ से मिन लिखा 4, यहाँ से मिन लिखा -10 और उसमें से मैक्स ले लिया, वो है 4, तो वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 4, ठीक। फिर ये क्वेश्चन आ गया आपका पर्ट से, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने बोल रहा है, पर्ट सीपीएम। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं, अगर फॉर्म पहले दिया हुआ क्या, हमेशा पहले स्टेप क्या है क्वेश्चन में पढ़ो, स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी Z, इसको अपने बोलते हैं STE इज 2। फिर टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट आर 10 and 7, तो टोटल फ्लोट 10, फ्री फ्लोट है 7, टोटल फ्लोट है 10, फ्री फ्लोट है 7। फिर क्या बोल रहा है, द इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी Z विल बी, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी Z विल बी, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का रिक्वायरमेंट है तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, सॉरी गड़बड़ बोला, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू होता है टोटल फ्लोट माइनस शी स्लैक ऑफ हेड इवेंट, और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट करोगे तो आंसर आ रहा है 5। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रिलेशन टू बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन आ गया।
ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन ये सब का अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो इंस्टीट्यूट मैट में जो दिया वो उतना ही प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आएगा उससे कर सकते हो, उसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन है, बट इंस्टीट्यूट मैट से ही करना पड़ेगा, इसका पुराना पेपर्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस अगर आप पूरा थियोरिटिकली इसको पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। बोल रहे इसमें नो रिलेशन बताना है, किसका बिजनेस इंटेलिजेंस से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बोल रहा है सेट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू रिट्रीव एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल बिजनेस इनसाइट्स, ये इसका फीचर है। विजुअलाइजेशन टूल्स इसका फीचर है। अब ABS glue is a tool used for purpose of business intelligence. Embedded analytics is an important part of any intelligence business tool. तो embedded analytics उसका पार्ट होता है, और ABS glue करके ऐसा कोई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए है नहीं। तो आंसर इसका सी है। विच ऑफ द आर फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल, तो ये आपको इंस्टीट्यूट का मैट में मिलेगा। फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल्स में क्या क्या नाम है, तो इसमें ये तीनों नाम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। तो ये भी डेटा एनालिटिक्स का ही क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग चैप्टर से आया है। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में सर्वे मेथड होता है, बैरोमेट्रिक होता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग क्वांटिटेटिव है, डेल्फी टेक्निक क्वालिटेटिव है। तो अब ये सब जब क्लास नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट मैट से आपको सब देखना तो पड़ेगा। इंस्टीट्यूट बेटा बहुत होशियार है, घुसा घुसा के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। और आप देखोगे कि जो बच्चे ये सब चैप्टर छोड़ के जाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गड़बड़ा ही जाता है। तो मेरे राय में ना कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ का उतना डीप में हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमको एमसीक्यू में तो 30 में 30 उठाने का टारगेट रखना है ना। तो इसलिए कोई एमसीक्यू में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो पूछेगा छुटकुस का पूछेगा। तो एटलीस्ट हमको एमसीक्यू तो उस चैप्टर का आता ही हो, उस लेवल तक का तो प्रिपरेशन करना ही है। ओके, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सीएमए फाइनल एससीएम का जून 24 का पेपर सॉल्विंग आपको करके दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू अवेल दिस यू कैन जस्ट चेक आवर एसजेसी टेलीग्राम चैनल, लिंक इज t.me/sjc इंस्टीट्यूट, एक साथ है, कोई स्पेस नहीं है। और सेकेंडली, अगर आप हमारे स्टूडेंट है, क्लास कर रहे हैं, तो आपको क्लास नोट्स के ड्राइव में मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि ये वीडियो यूट्यूब में भी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है फ्री नोट्स का, आप उसको भर के एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से जाके सारे हमारे फ्री नोट्स ले लीजिए। राइट, ये पेपर को देखने का मजा तब है जब आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके आए। अगर आप सीधा सीधा आ गए तो उतना मजा नहीं आएगा, जितना पेपर सॉल्व करके आके देखोगे तो मजा आएगा। मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं कोई आपको टिप्पणी नहीं दे रहा कि क्या आया था नहीं आया था। अगर पेपर मेरे से पूछे किस तरीके का था तो मैं बोलूँगा बेसिक पेपर था, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था, तो स्टैंडर्ड पेपर था बस। अब जिसका पढ़ा हुआ है वो जरूर करके आएगा। कोई भी सम्स में कोई बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था। कोई एक सम है जो पर्टिकुलरली मुझे लगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग का, और बाकी सब अचीवेबल क्वेश्चंस ही थे। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। दिस इज एमसीक्यू सेक्शन एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आप लोग पढ़ें। उसका मेन काम है कंपटीशन से दूर होके काम करना, दैट इज टू मेक द कंपटीशन इरेलेवेंट। मैंने चैप्टर नेम भी बगल में लिख दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। Which of the following quality cost is incurred in the process of uncovering defect? Process of uncovering defect is also called as inspection, and उसमें जो कॉस्ट लगता है उसका नाम है appraisal cost. थर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल्स रिलेटेड मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको दिया हुआ है और बोल रहा है एक्चुअल परचेज प्राइस निकालो। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ। इसी को ब्रैकेट ओपन करे तो ऐसा बनेगा, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस निकालने बोल रहा है, तो इसकी प्राइस निकालने आपको आ जाएगी इक्वेशन सॉल्व करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटर में भी ये सब किया हुआ है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक ब्रेक इवन सेल्स का क्वेश्चन है, ये भी इंटर का सेम सम्स है, फाइनल में भी बेसिक्स में किए, इंटर में भी किए, जिसमें ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, MOS रेशियो दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट पूछ रहा है। तो MOS रेशियो 40% है, तो ब्रेक इवन सेल्स 60% होगा। ब्रेक इवन सेल्स 375 है, वो इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स निकल जाएगा 375 बाई 60% करके।
फिर आपको बोल रहा है सेकंड पॉइंट में कि ब्रेक इवन सेल्स मालूम है तो आप फिक्स कॉस्ट भी जानते हो, तो पीवी रेशियो निकाल लो। फिर एमओएस का वैल्यू लेकर, एमओएस विल बी 40% ऑफ सेल्स के हिसाब से, सेल्स 625 उसका 40% टू 50 होता है, तो एमओएस इज प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इधर से आ गया, प्रॉफिट आपको निकालना है। आप और कोई भी तरीका से कर सकते हो, आंसर आना चाहिए। सर ये सब जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो क्या हम लोगों को वर्किंग दिखाना है? नहीं, वर्किंग मांग नहीं रहा है इंस्टीट्यूट, बट आपको वर्किंग करके तो सॉल्व करना, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा। तो वर्किंग कहाँ करेंगे सर? वर्किंग अपने आंसर स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में आप वर्किंग नोट्स लिख कर आप करते चले जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग का 2-3 पेज आप वर्किंग नोट्स के लिए यूज़ कर लो, और फिर आप अपना आंसर्स हेडिंग प्रॉपर देकर 1 बाय 1 लिख दो। आंसर के साथ नीचे नीचे क्या बोलते हैं सब, बस 1 2 3 4 करके आंसर लिखना है, दैट्स इट। आंसर में कोई वर्किंग नहीं दिखाना है, वर्किंग अपना अलग से कर लो और आंसर अपना अलग से एक साथ इकट्ठा प्रेजेंट कर देना। जब आंसर प्रेजेंट करोगे तो जैसे इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करता है ऐसे बस इस तरह से प्रेजेंट करोगे, कोई वर्किंग नहीं दिखाना है। वर्किंग अपना आप अलग से पहले कर लो, 2 पेज पहला वर्किंग के लिए रख लो, फिर आप आंसर सीधा प्रेजेंट कर देना, राइट। मतलब एक एक का वर्किंग करोगे, फिर नीचे आंसर लिखोगे, फिर वर्किंग करोगे आंसर लिखोगे, तो खोज नहीं पाएगा, वो मिस्टेक कर देगा चेकिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पे ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, पे ऑफ मैट्रिक्स गेम थ्योरी का, जिसमें आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ गेम निकालो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल से। तो प्लेयर ये हमेशा मैक्सिमिन खेलता है, प्लेयर भी मिनीमैक्स खेलता है, तो मैक्सिमिन के हिसाब से मिन 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 दोनों से रो से निकाला, और जो मिन 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 में मैक्स है उसको सर्कल कर दिया, और मिनीमैक्स के हिसाब से मैक्स 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 कॉलम से निकाला, और जो मैक्स में मिन है उसको सर्कल कर दिया। जो दोनों का वैल्यू वो सेम है तो जीरो सम गेम है, और वही वैल्यू ऑफ गेम है, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट, टारगेट कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि कंपनी का कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट, अभी बना रहे 1 लाख यूनिट, प्राइस है 5,000, और हम लोगों का डिमांड आफ्टर डिमांड वुड बी डबल्ड इफ द प्राइस इज रिड्यूस बाय 500 पर यूनिट। सो आई प्रेजेंटेड दिस वे कि 5,000 है तो डिमांड 1 लाख है, अगर 500 रुपीज़ रिड्यूस करें तो डिमांड 2 लाख होगा, और 500 रिड्यूस करेंगे तो डिमांड 4 लाख होगा। एंड इसी के हिसाब से दिया हुआ है, इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम मार्जिन ऑफ 25%, व्हाट वुड द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों का फुल कैपेसिटी पे आपको निकालने बोल रहा है, तो फुल कैपेसिटी पे प्राइस है 4,000, उस पर आपको मार्जिन 25% सब्ट्रैक्ट करना है, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा 3,000। गॉट इट। नेक्स्ट, लर्निंग कर्व का, लर्निंग कर्व इज द नेक्स्ट कैलकुलेशन। इसमें बोल रहा है कि कंपनी ने एक कोटेशन बनाना है which is named as product D, and time taken for the first unit is 30 hours. Company expects 85% learning rate, whose index is given. The quotation should be based on the final output, which is expected to end after they have produced 200 units. That means you have to find the time per unit for 200th unit. तो 200th यूनिट का टाइम आपको पता करना है, उसके लिए नीचे में वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो 200th यूनिट का पता करने के लिए फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स, टाइम फॉर फर्स्ट 199 यूनिट्स यू हैव टू फाइंड। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज लर्निंग कर्व इक्वेशन। सो टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए इक्वेशन जब यूज़ करोगे तो इक्वेशन गिव्स अस द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 200 यूनिट्स। सो यू हैव टेकन एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 200 यूनिट्स एज फर्स्ट वाला का टाइम इंटू 200 टू द पावर लर्निंग कर्व इंडेक्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया। और उसी तरह से 199 यूनिट्स का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया। और फिर इन दोनों से आपने टोटल टाइम पता करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इसका टोटल टाइम पता करना है। 8.601 इंटू 200 करके टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स, देन टोटल टाइम फॉर 199 यूनिट्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आपका 6.63 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेकर यहाँ पर एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट और मशीन मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है, और यहाँ पे ना ये इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। मशीन आवर्स आर 1.5 per unit and number of material orders are 6 per unit. The question is asking machine oriented cost per unit and material ordering cost per unit. The question is asking machine oriented cost per unit and material ordering cost per unit, which is very simple to calculate, which is you can just divide this and this by 500 units. Since there is only one product 500 units, तो आप सीधा overheads को उस यूनिट से डिवाइड करो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो प्रोडक्ट होते 500 यूनिट्स ऑफ ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी,
तब थोड़ा सा दूसरा रूट लेना पड़ता है, तब हम लोग को एक्टिविटी वाइज रेट पर ड्राइवर लेकर उस ड्राइवर से उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। बट अभी ड्राइवर के पास जाने का दरकार ही नहीं है, अभी आप डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते थे बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। हाउएवर इफ यू फाइंड ड्राइवर बेस्ड रेट, then you'll have to find the total driver, which we call as basis. And total driver for machine oriented activity will be total machine hours, which is 1.5 into 500, 750. And here it is total orders, which is 6 into 500, 3000. And if you divide this two, you will get the rate, which is rate per driver. And if you see, interestingly, these are also available in the option, but this is not the correct answer. The correct answer is just divide by 500 and you get the rate, and you have to just take this as the correct answer. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गूगली था। नेक्स्ट डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन है जिडॉक्स टूल का। अब क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ऐसे गूगल करोगे जिडॉक्स टूल क्या कर सकता है, तो आपको लगेगा सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल। तो आंसर है इसका बी एंड सी ओनली, दीज टू आर नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल। वाई इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल? बिकॉज इफ यू रेफर द इंस्टीट्यूट मैट, in institute mat they have given the features as just the point A, they have not given the features of B and C. But in real world Xerox tool is capable of doing both A, B and C, मतलब both all of A, B and C, all of A, B and C. But ठीक है, let's go by the institute. So this is very typical here, make sure that you have to by heart only, and इसमें mistake होने का chance हो सकता है। नेक्स्ट ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि एनालिसिस ऑफ डेटा सेट हैज रिवील्ड दैट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज रिड्यूस्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, तो किस तरह का एनालिसिस है? तो इसका आंसर है दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है जॉब रिक्वायर्स 800 kgs ऑफ मटेरियल and 500 kgs of material are in stock. The original price of material was 300, but current resale value is only 200. Current replacement price of the material is 0.8. What will be the relevant cost of material for job? So यहाँ पे nature not mentioned. nature क्या है इसका नहीं बताया, तो आप assume करोगे नॉन मूविंग। मैंने क्या बताया था क्लास में, हमेशा यही बताया था कि कुछ नहीं बोलता है तो नॉन मूविंग assume कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 800 kgs चाहिए, 500 kg स्टॉक में है, तो वो रीसेल वैल्यू पे दे देंगे और बाकी रिमेनिंग नया खरीद के दे देंगे, तो टोटल कॉस्ट आएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से है। बहुत बच्चे मैक्सिमम मिनिमा को इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट बेसिक सम्स करके जाना जरूरी होता है जिससे MCQs हैंडल कर पाए। तो मैक्सिमम मिनिमा में ये रेवेन्यू का एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, MR बोल रहा है 25, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो MR आप कैसे निकालते हो? MR इज डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव ले लोगे तो आपका MR आ जाएगा, और जो भी डेरिवेटिव आ रहा है इक्वल टू 25 करके सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू जो आ रहा है, एक्स का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर एक आ रहा है -3 और दूसरा आ रहा है 5। एक आ रहा है -3 और दूसरा आ रहा है 5, तो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर इसलिए 5 होगा। फिर असाइनमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो उसका आंसर है रिग्रेट मैट्रिक्स, उसको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट सिमुलेशन के लिए क्या बोला हुआ, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिमुलेशन अप्रोच इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज और आर। तो सिमुलेशन के मॉडल बनाने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये अगेन थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें भी मिस्टेक होने का संभावना है अगर आप क्लास का नोट्स में या इंस्टीट्यूट का मैट में थ्योरी ठीक से नहीं पढ़े हैं तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आया है जो उसमें बोल रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम इज़ 20, मोस्ट लाइकली टाइम इज़ 19 एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज़ 28। तो व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी? तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TO माइनस TP बाई 6। सो TO यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे T दिया हुआ है। T कैसे आता है? T का फॉर्मूला है TO प्लस TP प्लस 4TN बाई 6। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो TO आ जाएगा, और फिर SD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TO माइनस TP बाई 6 करेंगे। तो अच्छा, ये वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस इज SD स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, तो ये SD का फॉर्मूला है, फिर वेरिएंस इज इक्वल टू 2 के जगह 4। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मली सोचो ऑप्शन में 2 भी दिया हो ना, तो आदमी 2 भी टिक करके आ सकता है क्योंकि उसको ध्यान नहीं रहता है SD क्या है और वेरिएंस क्या है। वेरिएंस इज ऑलवेज SD स्क्वायर। तो ये था MCQ, आपने देखा बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। अगर आप MCQs को एग्ज़ाम में करते
तो 30 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप 54 मिनट्स अफोर्ड कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने में अभी जैसे डिस्कस कर रहा हूँ तो 12-13 मिनट लगा, बट अगर आप सॉल्व करते तो आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स तो मिनिमम लगता ही। तो इसीलिए जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको एसेस नहीं होगा कि आप पेपर सॉल्विंग से क्या गैदर कर पा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व इट बिफोर यू आर चेकिंग विथ मी हियर। आ जाइए पहले एमसीक्यूज में चलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला एमसीक्यू जो है वो फर्स्ट चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिटरमाइंस द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर पोजीशन वर्ड के हिसाब से स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस होगा। कंपैरेटिव पोजीशन इंडस्ट्री का मतलब स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस ही होता है, तो वो वर्ड से भी समझ में आ जाता है। पोजीशन भी मैच करने से समझ में आ जाता है। इसका कंसेप्ट अगर पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर का तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारा SCM थ्योरी मैराथन बोल के वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप एक बार थोड़ा टाइम देंगे तो कैचअप हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का है, एकदम इजी क्वेश्चन है इंटर वाला, जहाँ पे बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट when say manufacturing company has a break even point when sales are 12 lakh and a fixed cost at that level of sales are 4,80,000। तो जब सेल्स 12 लाख है तो ब्रेक इवन है। इसका मतलब देखो बड़ा गजब का लैंग्वेज बनाया है। ब्रेक इवन पॉइंट है जब सेल्स है 12 लाख, इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स ये 12 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 480। फिर इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल्स ऑफ द कंपनी आर 40% एंड 5 लाख यूनिट्स व्हाट विल बी द सेल प्राइस पर यूनिट। अगर आप अपने से ट्राई करेंगे ना हो जाएगा। इसमें ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको अगर ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लगाने बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? इट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो यू नो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इज 12 लाख एंड यू नो फिक्स कॉस्ट एंड यू नो ब्रेक इवन सेल्स, तो पीवी रेशियो क्या होगा? पीवी रेशियो विल बी व्हाट? पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स, सो दैट वे पीवी रेशियो इज कमिंग 40%। फिर एमओएस दिया हुआ 40%, फिर एमओएस दिया हुआ 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग को दिमाग लगा के अपना सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप सोचो कि कैसे दिमाग और लग सकता है कि अगर एमओएस 40% है तो इसका जुगलबंदी जोड़िए ब्रेक इवन सेल्स के साथ, विच विल बी 60%, एंड दैट 60% इज इक्वल टू 12 लाख। तो टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 60%, दैट इज कमिंग 20 lakhs, and that is your total sales. This sales is what? Total sales. और sales of the company are 5 lakh units। ये sales of the company 5 lakh units। तो total sales यदि 5 lakh units का है तो 20 लाख बाई 5 लाख करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 4। आ गया आंसर है कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स है 12 लाख, फिक्स कॉस्ट है 480। तो मैंने ऐसे ही वर्किंग किया, इन दोनों को देखकर पीवी रेशियो निकाल लिया। हालांकि फिर वो पीवी रेशियो में काम नहीं है। फिर एमओएस दिया हुआ 40%, तो ब्रेक इवन सेल्स है 60%, ब्रेक इवन सेल्स मालूम है 12 लाख, तो टोटल सेल्स आ गया 12 लाख बाई 60% 20 लाख। टोटल सेल्स यूनिट्स मालूम है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। फिर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन इंफीरियर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, और आप खुद याद करो कौन सा क्वालिटी कॉस्ट इनकर होता है व्हेन फिक्स कॉस्ट आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। कस्टमर्स के पास पहुंचने के बाद कॉस्ट लग रहा है तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। कस्टमर्स को डिलीवर करने के पहले कॉस्ट लग रहा है तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट होता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट होता है कि डिफेक्ट आए नहीं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड नया मशीनरी रिप्लेसमेंट, उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सबसे जुड़ा हुआ कॉस्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट से आया है, थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपनी ऑपरेट्स अ थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट एमबी आर एज अंडर, सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, तो नेट क्या आ रहा है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा विच इज 30, कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है 15, इफ टाइम ऑन बॉटलनेक रिसोर्स इज 10 मिनट्स व्हाट विल बी रिटर्न पर आवर फॉर प्रोडक्ट एमबी, व्हाट विल बी द रिटर्न पर आवर फॉर प्रोडक्ट एमबी। तो रिटर्न पर आवर मतलब होता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, नॉट ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जस्ट द मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 30, टाइम टेकन इज 10 मिनट्स फॉर 1 यूनिट, सो यू कैन से इट इज 30/10 करके 3 मिनट्स, 3 रुपीज पर मिनट, 3 रुपीज पर मिनट, एंड आपको पर आवर निकालना है तो 3 इंटू 60 करके 180 आ रहा है, ठीक है, 3 रुपीज पर मिनट इंटू 60 करके 180 आ रहा है, तो 180 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और ये अगेन बच्चा क्वेश्चन है, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। In a factory where standard costing system is followed, the production department consumed 1100 kgs of material at 8 rupees, resulting in material price variance of 2200 favorable and material usage variance of 1000 adverse. तो price variance usage variance दिया हुआ है, what is the standard material cost of actual production of X? तो आपको standard material cost पूछ रहा है, तो आपको दिया हुआ क्या, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, 1100 into 8 करके 8800 आ जाएगा, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, इट इज़ कमिंग 1200 फेवरेबल, और एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ 8800, तो इन दोनों के मदद से स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको निकालने बोला जा रहा है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बढ़ा हुआ होगा, तो 8800 में 1200 जोड़ देंगे तो 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे अपने किए भी हैं। क्या बोल रहा है इसमें देखो, 120 यूनिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख इन मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में कितना यूनिट्स, 120 यूनिट्स, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, 1 लाख, फिर फिक्स कॉस्ट है 80,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1,80,000, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है, डिवाइड करके निकाल लिया 1500। फिर बोल रहे द कंट्रीब्यूशन इन द मोनोपोली मार्केट इज एज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट। इस लाइन का मतलब समझ में आ जाता है तो सम्स हो जाता है, इस तरह का सम्स किया हुआ भी क्लास में, बट फिर भी ये वो लाइन ही इस सम का ट्रिक है। तो इज एज हाई एज 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बोल रहा है टारगेट सेलिंग प्राइस बता दो, तो पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रीब्यूशन 1500 निकाला इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले जो आ रहा है 2000, और वेरिएबल कॉस्ट 2000 है, कंट्रीब्यूशन 1500 है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 3500, आ गया आंसर। फिर ये देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से आया है ना, इससे इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, तो बहुत लोग परहेज करते हैं, कैलकुलस हमको एकदम नहीं आता, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, तो बेसिक क्वेश्चन तो कर लो। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मालूम है, मार्जिनल कॉस्ट अगर 23 है तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मार्जिनल कॉस्ट मालूम है, तो हम पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल के 23 से कोट कर लेंगे, तो एवरेज कॉस्ट से पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे विच इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, जैसे एवरेज कॉस्ट जो भी दिया हुआ है इंटू एक्स कर देने से टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट कैसे आया, एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी करके, और क्वांटिटी है हमारा x, तो दिस इंटू एक्स किया तो आया 1/3 x³ x² और 8x। फिर मार्जिनल कॉस्ट निकाला, मार्जिनल कॉस्ट इज डी डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, तो डी डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट करा तो 1/3 x³ प्लस x² प्लस 8x करके हमारा इसका डेरिवेटिव लेने से मार्जिनल कॉस्ट आएगा 1/3 इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 बार x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x² और 1/3 कट के बच गया x², ये देखो, फिर x² का डेरिवेटिव हुआ 2x, फिर 8x का डेरिवेटिव हुआ 8, तो x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 23 से इक्वेट करके सॉल्व कर दो, तो इसको जब सॉल्व किया तो एक वैल्यू आ रहा है, एक बार x का 3, एक का वैल्यू आ रहा है -5, तो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर है 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स पे अटेंशन. At KL company, cost of personnel department has always been charged to production department based upon number of employees. Recently, opinion gathered from the department managers indicate that number of new hires might be better predictor of personnel cost. Total personnel department cost are 2 lakh. बोल रहा है पर्सनल डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है वो अभी तक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अपोर्शन हो रहा था, बट नंबर ऑफ न्यू हायर के हिसाब से होना ज़्यादा उचित होता. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है. फिर बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ न्यू हायर इज कंसिडर्ड द कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए. तो डिपार्टमेंट ए में कितना कॉस्ट एलोकेट होगा. तो नंबर ऑफ न्यू हायर्स अगर ड्राइवर है तो आपका ये 2 लाख रुपया इस रेशियो में तीनों में बटेगा. तो डिपार्टमेंट ए का क्या होगा, 2 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू 8. तो इसका आंसर आ रहा है 64,000. दैट्स इट, इजी. नेक्स्ट, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट से आ गया क्वेश्चन. बोल रहा है टीओ और टीपी दिया हुआ है 4 and 16, वेरिएंस निकालो. तो वेरिएंस कैसे आता है, टीपी माइनस टीओ बाई 6 का स्क्वायर. तो टीपी माइनस टीओ बाई 6 का स्क्वायर किया तो आंसर आ रहा है 4. फिर नेक्स्ट, ये फिर से आपका सीपीएम पर्ट से आ गया क्वेश्चन. सीपीएम पर्ट का पर्ट से आया, ये वाला आपका क्रैशिंग से आया. ठीक है, सीपीएम एंड पर्ट चैप्टर से क्रैशिंग का क्वेश्चन आया. सो बोल रहा है नॉर्मल ड्यूरेशन एंड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी आर 12 days and 400. ठीक है, द कॉस्ट स्लोप इज 80 per day. तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट स्लोप, हाउ टू फाइंड कॉस्ट स्लोप. If the crash cost of the activity is 560, what will be the crash duration of the activity? तो आपको कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है, क्रैश कॉस्ट दिया हुआ है, क्रैश ड्यूरेशन निकालना है. पहले पता होना चाहिए कॉस्ट स्लोप कैसे आता है. कॉस्ट स्लोप आता है चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन ड्यूरेशन. ठीक है, तो चेंज इन कॉस्ट कैसे आएगा, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का डिफरेंस 560 माइनस 400. चेंज इन ड्यूरेशन इज नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रैश ड्यूरेशन. तो क्रैश ड्यूरेशन निकालना है तो उसको हमने एक्स मान के सॉल्व कर दिया, एक्स का वैल्यू आ रहा है 10. इजी. फिर ये विच इज़ नॉट अ स्प्रेडशीट, तो ये आपका डेटा एनालिटिक्स का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है. तो इसका आंसर है ई व्यूज़. सब में ना मिस्टेक हो जाता है बोलकर, इसको मैंने सर्कल किया हुआ है कि ये इतना सीधा थ्योरी हम लोग कई बार पढ़े हुए ही नहीं होते. फिर हैश स्क्रिप्ट एंड्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये भी अगेन डेटा एनालिटिक्स के आ गया एक और क्वेश्चन, तो वो पाइथन से जुड़ा हुआ है. अब ये सब कहाँ पे था, ये सब इंस्टीट्यूट मैट में था. अगर आप ठीक से इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चन को पढ़ते तो आपको मिल जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, ये लर्निंग कर्व से आया. Lonax Limited is a manufacturing company and has developed a new product and just completed manufacture of first 16 units of the product. If the first unit took 6 hours and the first 16 units together took 62.9856 hours to produce, what is the learning curve rate? तो हमने इसको टेबल में डाला, 1 2 4 8 16 में डबल करके आ रहा है और पहला का 6 है, तो दूसरे का क्या रहा होगा, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. 6 इंटू लर्निंग रेट, मान लो लर्निंग रेट इज आर. नेक्स्ट में क्या होगा, आर स्क्वायर, फिर थर्ड आर क्यूब, फिर आर 4, राइट. तो 6 इंटू आर टू द पावर 4, 6 इंटू आर टू द पावर 4, ठीक है, इज द आवर पर यूनिट फॉर फर्स्ट 16 यूनिट्स. ऑलराइट, और मेरा फर्स्ट 16 यूनिट्स का टोटल मालूम है. अगर टोटल 62.9856 है तो फर्स्ट 16 यूनिट का ये टोटल है, तो पर यूनिट क्या होगा, एवरेज पर यूनिट क्या होगा, ये होगा 62.9856 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 3.9366.
3.9366 आ रहा है एंड दिस 3.9366 इज नथिंग बट इक्वल टू 6 इंटू आर टू द पावर 4, 6 इंटू आर टू द पावर 4. Okay, so based on this we can say r का वैल्यू इज कमिंग एज, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस, तो आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3.9366 डिवाइडेड बाई 6. तो आर का वैल्यू कैसे आएगा, तो पावर 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट. एक बार स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर में हाफ होता है, 2 बार स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर में 1/4 होता है. तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3.9366 डिवाइडेड बाई 6. समझ गया क्या, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3.9366 बाई 6. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90% आ रहा है, तो 90% इज द आंसर. फिर देखो ये फोरकास्टिंग से आ गया, फोरकास्टिंग से भी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया. इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट टू गिव हायर वेटेज टू रीसेंट डिमांड इंफॉर्मेशन द स्मूथिंग कांस्टेंट मस्ट बी क्लोज टू, आंसर इज 1. स्मूथिंग कांस्टेंट जो होता है ना वो 1 या 0 होता है. तो अगर रीसेंट वाले को ज़्यादा वेट देना है तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट ये सिमुलेशन का थ्योरी से बना के दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करा नहीं जाता. चिल्ड्रंस पार्क इन अ सिटी विद वेरियस सिग्नल्स एंड क्रॉसिंग is the simulated model of city traffic. This is a type of analog simulation. Analog simulation मतलब होता है एक ऐसा सिमुलेशन जिसमें एक सिनेरियो बनाकर, सिमिलर रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाकर, एक डेमो सेट बनाकर कोई चीज़ सिमुलेट किया जाता है, फ्यूचर का प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये चीज़ कैसे बिहेव करेगा. पढ़ते हम लोग मोंटे कार्लो सिमुलेशन है, बट थ्योरी में एनालॉग सिमुलेशन भी इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है. तो अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करोगे तो आप कहाँ कहाँ फंस सकते थे, मेरे को लगता है यहाँ फंस सकते थे, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में फंस सकते थे, डेटा एनालिटिक्स में फंस जाते 3, इसमें फंस जाते 4. ठीक है, और बाकी फंसने वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे ऐसा और कुछ अभी दिख नहीं रहा है. मुझे लगता है ये 4 क्वेश्चन में फंस सकते थे, है ना. तो सब के लिए भी प्रिपरेशन करना है. आप ये नहीं कि हाँ तो 4 पे फंस जाते 11 तो हो जाता, ऐसा नहीं. आपको एमसीक्यू में ना कोशिश करना है कि 15 में 13 राइट हो, तब आपका एक प्रिपरेशन अच्छा माना जाएगा. तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ता है. कैसे, इंस्टीट्यूट मैट में हर चैप्टर में, भले वो चैप्टर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो भी एमसीक्यूज दिया हुआ है उसको अच्छे से याद कर लेना. याद कर लेना है, खाली एक बार करने से नहीं होगा, उसको 3-4 बार करके उसका हर सवाल का जवाब याद होना चाहिए, समझा हुआ भी होना चाहिए. मतलब समझा हुआ के हिसाब से याद हो तो अच्छा है, राइट. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू. ओके गाइज, वेलकम बैक. कैसे हो आप. आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीएमए फाइनल का एससीएम का जून 25 का पेपर. सॉल्यूशन किया हुआ आ भी गया हो, सजेस्टेड आंसर हाथ में हो तो भी इसकी ज़रूरत है, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स टू लर्न, स्पेशली द क्वेश्चन नंबर 2 which is a new question for you, and again the solution which has been given is not so understandable, so I will make you understand this and also highlight some presentation criteria which is required in question number 3, otherwise marks may get deducted. तो चलिए आइए सॉल्व करते. साथ में आपको मेरा सॉल्यूशन किया हुआ ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो क्लास के नोट्स ड्राइव में मिल जाएगा, और बेस्ट यही है कि आप मेरे साथ साथ ये पेपर को प्रिंट करके सॉल्व करें, दैट इज़ द बेस्ट. ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू का, पोर्टर वैल्यू चेन के प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो डिलीवर करता है प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर. तो इसका आंसर आउटबाउंड लॉजिस्टिक. अगर आपको वैल्यू चेन याद हो तो वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है, एक होता है
इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा होता है ऑपरेशंस, तीसरा होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर होता है आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इनमें से कौन सा जो एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है? आंसर इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तो टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? क्या बोल रहा है? नॉट द क्वालिटी पैरामीटर। हम लोग वर्ड नॉट नहीं देखते हैं। क्वालिटी पैरामीटर में रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सर्विसिबिलिटी है, कर्सी और फ्रेंडलीनेस मैन्युफैक्चरिंग का पैरामीटर नहीं है। कर्सी फ्रेंडलीनेस सर्विस का पैरामीटर हो सकता है बट मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। यहाँ पे वर्ड मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वालिटी पैरामीटर में अगर आपको याद हो तो रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, और भी था जैसे कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, फिर आपका परफॉर्मेंस करके था, फीचर्स करके था। तो ऐसे 6 आपको बताए गए थे। ऐसे 2 और होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं बताए गए हैं बट ऐसे रियल वर्ल्ड में कोई कॉन्सेप्ट समझाए तो 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी होता है। तो 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, कंफॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, और एक होता है एस्थेटिक्स और एक होता है परसीव्ड क्वालिटी। खैर अभी अपने उसको समझने नहीं जा रहे, मैं तो जस्ट आपको हाईलाइट करके बता रहा था कि ये सब डायमेंशन भी होते हैं। बट क्या नहीं होता है वो है कर्सी ऑफ फ्रेंडलीनेस इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, द कंपनीज दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम बैकफ्लश कॉस्टिंग इंक्लूड कंपनीज। तो बैकफ्लश कॉस्टिंग से बता रहा है, तो ये JIT लेवल ऑफ कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। तो JIT लेवल ऑफ कंपनीज किस तरह की होती है? विच हैव फास्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, यस, जिनका लीड टाइम जल्दी होता है यानी फास्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है JIT। उस इन्वेंट्री वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, उनके लिए नहीं है, ठीक है। कंपनी रिक्वायर्ड दैट ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट ट्रेल्स ज़्यादा चाहिए, तो बैकफ्लश कॉस्टिंग का लिमिटेशन है कि इसमें ज़्यादा ऑडिट ट्रेल मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अकाउंटिंग करे तो ऑडिट ट्रेल उतना मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और जहाँ पे इन्वेंट्री नहीं हो वहाँ पे चाहिए। जस्ट इन टाइम मतलब क्या है? इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली जो क्लोजेस्ट है वो है पॉइंट ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स? तो फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा ऐसा पॉइंट्स कि वैल्यू ड्राइवर एनालिटिक्स, फाइनेंशियल रेशियो एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव सेल्स एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स से आपको मन क्या बोल लगता है बोलने का कि सिर्फ प्रेडिक्टिव सेल्स बोल देते हैं कि फाइनेंशियल है तो प्रेडिक्टिव सेल्स बोल रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल से फाइनेंशियल रेशियो बोल देते हैं। डेटा एनालिटिक्स चैप्टर को ठीक से पढ़ते नहीं है, तो होता क्या है कि इसमें गलत आंसर मार्क हो जाता है अगर ठीक से नहीं पढ़ा हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया है कि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट मैट में गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर ये पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन लिनक्स, विंडोज, मैसिंटोश, सोलारिस एंड मेनी मोर। व्हाट कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज रेफर्स लैंग्वेज फीचर्स ऑफ पाइथन इट कम्स अंडर? तो पाइथन अगर सब जगह यूज हो पा रहा है इसका मतलब क्या है कि इट इज, कौन सा फीचर इसके अंदर है वो आपको बताना है। तो रोबस्ट है ये, कि एम्बेडेबल है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जो सॉफ्टवेयर या जो लैंग्वेज, बेसिकली पाइथन सॉफ्टवेयर नहीं है, जो ये लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सक रहा है, इसका मतलब वो लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर भी अपने मन से कई बार क्लिक नहीं करता, फूट पटांग हो जाता है। नेक्स्ट, ये देखो, एऑन लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डोर्स यूजिंग अ थ्रूपुट कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए। इज एक्सपीरियंसिंग अ bottleneck in its plant. Setup time at one of its workstation has been identified as the offender. The manager finance has proposed a plan to reduce their setup time at a cost of 5,24,000. The change will result in 500 additional doors. डोर बनाने का फैक्ट्री है तो इससे क्या होगा, बोल रहा है 500 एडिशनल डोर आप बना पाओगे। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर 2,400 पर डोर and the cost of direct material is 8,000 per door. All units produced can be sold. If the change will result in an increase in throughput contribution of 5650, what will be the selling price per door? तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन केस इज इक्वल टू, आपको ये मालूम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, है ना। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का अगर ये रिलेशनशिप पता है तो हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में से मटेरियल कॉस्ट जोड़ना है। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन 56,50,000 है और वो 500 डोर का है, तो आप पर डोर निकाल दीजिए, डिवाइड बाई 50 कर 500 करके, और प्लस खाली मटेरियल कॉस्ट जुड़ेगा विच इज़ 8,000। इसके साथ सिर्फ मटेरियल कॉस्ट जुड़ेगा विच इज़ 8,000। तो क्या होगा, 5650 डिवाइडेड बाई 500
is coming 11,300 plus 8,000 is 19,300. 19,300 आंसर में नल्स हो गया. ठीक है. फिर क्या बोल रहा है, इन मार्किंग असाइनमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रेफर्ड. तो असाइनमेंट्स मतलब असाइनमेंट चैप्टर की बात हो रही है. ओनली रो हैविंग सिंगल जीरो, ओनली कॉलम हैविंग सिंगल जीरो. मतलब मार्किंग असाइनमेंट मतलब बॉक्सिंग का बात हो रहा है, बॉक्सिंग स्टेप का. ठीक है, बॉक्सिंग का जीरो जो स्टेप होता है ना, तो उधर आप क्या खोजते हो, ओनली रो हैविंग सिंगल जीरो, ओनली कॉलम हैविंग सिंगल जीरो, कॉलम हैविंग मोर देन वन जीरो, ओनली रो और कॉलम हैविंग सिंगल जीरो. तो आपको याद है ना, आपको यूनिक जीरो खोज के बॉक्स करना पड़ता है, और वो बॉक्स ऐसा जीरो पे होगा जहाँ पर कि फिर रो में भी कोई और ज़ीरो नहीं होगा, और फिर कॉलम में अगर कोई और ज़ीरो हुआ तो हम लोग उसको काट देंगे. तो इसका मतलब जो जगह मार्क होता है वो ऐसा जगह मार्क होता है कि उसके रो में और उसके कॉलम में कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है. तो ओनली रो और कॉलम हैविंग सिंगल ज़ीरो, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द राइट बॉक्सिंग. अभी क्या है ना, स्टेप्स जो सिखाए थे वो ऐसे सिखाए थे कि रो वाइज खोजो, अकेला ज़ीरो जहाँ मिले उसको बॉक्स कर दो, फिर नीचे का कॉलम का काट दो, कॉलम वाइज खोजो, अकेला ज़ीरो जहाँ मिले फिर उसके रो का ज़ीरो काट दो, ऐसा सिखाया था. बट अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर है वो कहाँ पे आता है, वो वहाँ पे आता है जहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज यूनिक ज़ीरो है. फिर क्या कह रहा है, देखो, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ टी एन जी पी आई सी इज गिवन बाई c is equal to x cube minus 4x square plus 7x in terms of output x. Assess at what level of output the average cost is minimum. तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए पहले एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा. हाउ डू यू फाइंड एवरेज कॉस्ट, इट्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स. हाउ डू यू फाइंड एवरेज कॉस्ट, इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स. Okay, so average cost is equal to total cost by x, and now you have to minimize it. तो क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, विच इज डी डी एक्स ऑफ ए सी. डी डी एक्स ऑफ ए सी क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7. करेक्ट. पहले एवरेज कॉस्ट निकालना है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो सीधा इसका डेरिवेटिव निकालने लग गया. पहले एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो वो एवरेज कॉस्ट कैसा आएगा, देखो, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू एक्स क्यूब्स को डिवाइड बाई एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर को डिवाइड बाई एक्स किया तो 4x, 7x को डिवाइड बाई एक्स किया तो 7, और फिर डी डी एक्स ऑफ ए सी करके अपना आंसर आ रहा है. डी डी एक्स ऑफ ए सी करके आंसर क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 2x माइनस 4. सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 2. और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अपने चेक करते हैं ना. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, यहाँ पे ऐसे एमसीक्यू तो उतना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट अपनी तसल्ली के लिए अपने चेक कर सकते हो. 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को पॉजिटिव मिला. पॉजिटिव मिला मतलब वी विल से मिनिमाइज हो गया. अगर नेगेटिव आता तो मैक्सिमाइज होता, पॉजिटिव आता तो मिनिमाइज हो गया. अगर ये मिनिमाइज हो गया तो हम क्या कहेंगे, अगर ये मिनिमाइज हो गया तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 2 पे मिनिमाइज हो रहा है. तो आंसर इज x इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 1,60,000, फिक्स कॉस्ट इज 48,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 12, व्हाट विल बी द पीवी रेशियो. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला में बैठा दीजिए, विच इज इक्वल टू 1,60,000. सो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इज 160. तो अपने को फिक्स कॉस्ट मालूम है, पीवी रेशियो निकल जाएगा, 30% आ रहा है. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कोई रोल नहीं था. फिर क्या बोल रहे हैं, गेम थ्योरी का है. द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेम फॉर फर्म ए एंड बी आर गिवन बिलो. फर्म ए का दिया हुआ है, फर्म बी का दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम यूजिंग मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल. तो आपको पता हो यहाँ पर हम लोग जो है हमेशा मैक्सिमिन लगाते हैं, और फर्म बी वाइज हम लोग मिनीमैक्स लगाते हैं. तो फर्म ए का मैक्सिमिन क्या होगा, फर्म ए का मैक्सिमिन क्या होगा, तो मैक्सिमिन करने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें से जो मिनिमम है पहले वो ले लेंगे, फिर इनमें से जो मिनिमम है वो ले लेंगे, फिर इसमें से जो मिनिमम है वो ले लेंगे. 12, 8 और 4 आ रहा है, बाहर में लिखा, और उसमें से जो मैक्स है वो लिया. मैक्सिमिन मतलब पहले मिन चूज़ करके फिर उसमें से मैक्स ले लो. तो आंसर है 12. और अपोजिट साइड में मिनी मैक्स खेलेंगे. तो मिनी मैक्स में पहले मैक्स मैक्स लेंगे. यहाँ पे मैक्स है देखो 40, फिर यहाँ पे मैक्स है 15, यहाँ पे मैक्स है 12, यहाँ पे मैक्स है 35, और फिर उन सारे मैक्स में से मिन ले लेंगे. उस सारे मैक्स में से हम मिन ले लेंगे, उस सारे मैक्स में से मिन ले लेंगे. ठीक है. तो अब जहाँ पे दोनों इक्वल है वही वैल्यू ऑफ गेम है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 12, जहाँ पे दोनों इक्वल है. तो आंसर इज 12.
नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, in a factory whose standard costing system is followed, where standard costing system is followed, the production department consumed 1100 kgs of material at 8 rupees per kg, resulting in material price variance of 2200 favorable and material usage variance of 1000 adverse. What is the standard material cost for actual production? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इंटर लेवल का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 1100 इंटू 8 करके आगे 8800. मटेरियल प्राइस और यूसेज वेरिएंस दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा विच इज़ 1200 फेवरेबल. और एक्चुअल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक्चुअल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों को हम कंबाइन करें तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों को हम कंबाइन करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो इसका सिंपल आइडिया है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 1200 फेवरेबल है और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 8800. तो देयरफॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा 10,000. समझ में आ गया. तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बेसिक्स से समझ के हमेशा ट्राई करोगे तो बहुत इजीली हो जाता है, कोई मिस्टेक भी नहीं होता. नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री ऑफ मॉन्स कैन मेक ओनली वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स ए बी और सी इन अ गिवन प्रोडक्शन पीरियड. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, ए बी सी इज गिवन. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, assume that there is no constraint on resource utilization or demand and similar resources are consumed by ABC. What is the opportunity cost of making 1 unit of C? तो किसी भी प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो उसका कंट्रीब्यूशन ही देखना है. इट इज़ हायर ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव्स. तो इसका कंट्रीब्यूशन 900, इसका कंट्रीब्यूशन 800. तो हायर क्या है, हायर इन दोनों में 900 है, तो 900 इज द आंसर. ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, जिसका लॉस्ट हो रहा है वो देखना है. Next, when 24 hours is required to produce a condenser of a particular type, then the time required to produce the 16th unit with 85% learning curve is. तो 16th यूनिट के लिए क्या करेंगे, हम यूनिट्स लेकर 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे चलाएंगे. और आपका पहला वाला का टाइम बोल रहा है, एवरेज टाइम पर यूनिट यदि आप देखें तो पहला वाला का 24 है और 85% से जाएंगे तो 24 इंटू 0.85 फर्स्ट वाला में, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड वाला में, फिर फोर्थ में जाएगा 0.85 का स्क्वायर, फिर थर्ड वाला में क्या जाएगा, मतलब 8 यूनिट्स वाला में 24 इंटू 0.85 का क्यूब, और फिर लास्ट वाला में क्या आएगा 24 इंटू 0.85 का पावर में 4. राइट, तो पावर में 4 वाला को सॉल्व करना है, जो कि मैंने यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखाया, तो 12.53 आया. अभी क्या चक्कर है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 16th यूनिट एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट 16 यूनिट्स. अभी आपका जो क्वेश्चंस बन रहा है इंस्टीट्यूट में वो 16th यूनिट बोलता है, बट 16th यूनिट की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो ट्रीट करता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 यूनिट्स के तरह. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे वो 16th यूनिट का बात कर रहा है और कहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 यूनिट्स का बात कर रहा है और एक्चुअली बोल क्या रहा है. तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ये इंटरप्रिटेशन का बात होता है. तो यहाँ पर अभी 16th यूनिट का वर्किंग करने के लिए क्या चाहिएगा, फर्स्ट 15 का भी एवरेज चाहिएगा, जिसके लिए कोई डिटेल ही नहीं. अगर वो डिटेल नहीं है तो मतलब 16 यूनिट बोल रहा है तो फर्स्ट 16 यूनिट्स का बात कर रहा है. अगर अपने को क्वेश्चन में 15 यूनिट का भी कोई वैल्यूज़ दिया हुआ होता और फिर 16th यूनिट का पूछ रहा होता तो हम समझते कि शायद वो इंक्रीमेंटल 15 और 16 का पूछ रहा है. नेक्स्ट 14 नंबर क्या है, पर्ट नेटवर्क हैज 4 एक्टिविटीज़ ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ. अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन अ क्रिटिकल पाथ इज 4. तो सबका 4 है. ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन. तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पाथ. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है. हम लोग नॉर्मली 4 इंटू 4 करके या 4 + 4 + 4 + 4 करके 16 बोल देते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है. तो फॉर्मूला इज नॉट एडिशन ऑफ SD ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज. तो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज कैसे आएगा, SD स्क्वायर. तो SD स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर 16. तो 16 को हम 4 बार जोड़ेंगे विच इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, और फिर उसको रूट करेंगे तो SD ऑफ क्रिटिकल पाथ आएगा. आंसर इज 8. और अच्छा है 16 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो हम नन ऑफ द अबव मार्क करें तो रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट 15 क्या बोल रहा है, सॉन्ट लिमिटेड हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ सेलिंग प्राइस.
तो फिक्स कॉस्ट क्या है, 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट है 70% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिर बोल रहा है टू रियलाइज प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम सेल्स ऑफ 4 लाख यूनिट्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट मस्ट बी, सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, फिर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट है 1 लाख विच इज़ इक्वल टू 6 लाख हो रहा है। फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 6 लाख हो रहा है। तो ये आ गया टोटल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन, 5 लाख प्लस 1 लाख मिला के हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमें मालूम है तो विच इज़ कमिंग फ्रॉम 4 लाख यूनिट्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया विच इज़ 6 लाख बाई 4 करके 1.5। एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर 70% है तो पीवी रेशियो 30% है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली 1.5 एंड पीवी रेशियो इज 30%, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा, पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, करेक्ट। तो इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा विच इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय पीवी रेशियो। अपने से करते तो भी हो जाता। तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव सेट में मुझे दो वो डेटा एनालिटिक्स वाला ही थोड़ा सा नया लगा, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो अगर ठीक से नहीं पढ़ के गए। तो बाकी सब तो क्लास अगर ठीक से किए हो तो कैचअप आराम से हो जाता। तो 15 में 13 तो कहीं नहीं गया हुआ था, करेक्ट। क्लियर है, इजी है, कैचअप हो जाएगा, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व कर रहे हैं अभी सीएमए फाइनल का दिसंबर 25 का एससीएम का पेपर, और आपको सॉल्व करते करते पूरा बताएंगे कि कैसे ये पेपर पूछा गया, कहाँ कहाँ से पूछा गया, और आने वाले टाइम में आपको क्या अच्छा करना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो पहले आपको ये दिखाते हैं कि एसजेसी ने जो मेहनत किया आप लोगों के लिए उसका क्या रिवॉर्ड आया। जैसे आपके एसजेसी मैट जिससे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चन सब मिला के सारे ही आए, ऐसा कुछ भी एकदम बाहर से नहीं आया। मतलब जैसे अगर बाहर से भी आया तो उसमें क्या है ना, दो कॉन्सेप्ट को अगर मिला दे दो क्वेश्चन का तो उससे क्वेश्चन कैचअप किया जा सकता था। सुपर 50 करके एक सीरीज हमने रिलीज किया था, उसमें एससीएम, एसएफएम, एसपीएम, बीवी का कुछ प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस बनाया था, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर लास्ट डे रिवीजन। तो उसमें से 68 मार्क्स का मैच हुआ, और एक एमसीक्यू बुकलेट है, उसका वीडियो भी हम लोग यूट्यूब में डाले हैं। तो उससे 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और जो अपने मॉक टेस्ट सीरीज किए थे उससे 46 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में मैच हुआ, राइट। तो एनीवे, अब आगे के लिए आपको क्या करना है वो आपको धीरे धीरे हिंट लग जाएगा, बट अभी अपने पेपर सॉल्व करने पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच। तो इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या पूछा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, RIM हैज़ एस्टिमेटेड द डिमांड लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15,000। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप सेल्स यूनिट्स निकाल लो जिससे आपका प्रॉफिट 15,000 आ रहा हो। तो सेल्स यूनिट्स जिससे प्रॉफिट 15,000 आ रहा है वो है 18,750। तो एटलीस्ट इतना कमाना है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो लेनी है सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18,750 की। तो 18,750 से ज़्यादा जहाँ जहाँ पे है सबको ऐड करते, तो अकॉर्डिंगली 0.3 पे ही है, तो सिर्फ 0.3 इज़ द आंसर। तो ये कहाँ से है, डिसीजन मेकिंग जो अनसर्टेनिटी के साथ आता है उसमें से आया, ठीक है। नेक्स्ट, SM Limited, a manufacturing company, produces a product which is sold at a price of 80. Its break-even sales is 15 lakh, while its fixed cost is 6 lakh. What will be its desired quantity of sales to earn a profit of 4 lakh? तो ये CVP एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक इवन दिया हुआ है, और आप देख पा रहे हैं प्राइस दिया हुआ है 80 और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख। तो व्हाट विल बी द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 लाख इज इक्वल टू 6 लाख प्लस अपने को ब्रेक इवन है तो प्रॉफिट 0 है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो पीवी रेशियो इससे निकल आया विच इज़ कमिंग 40% एज यू कैन सी। एंड देन
From this PV ratio, we can find out the desired quantity of sales to earn profit of 4 lakh. तो that is fixed cost plus profit by PV ratio करके सेल्स रुपीज़ आया, फिर उसको 80 रुपीज़ से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट्स आ गया. आंसर इज कमिंग 31,250. थर्ड क्वेश्चन क्या है? BOS लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स 90 lakhs in sales to meet target net profit of 15 lakh. Company's contribution is 30%. What will be its fixed cost? तो अगेन ये CVP का एक और क्वेश्चन आ गया. आप इक्वेशन में बैठाओगे तो आंसर आ जाएगा कि सेल्स है हम लोगों का 90 lakhs, प्रॉफिट है 15 लाख, फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं है, वही निकालना है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी PV रेशियो दिया हुआ 30%. तो सॉल्व करके फिक्स कॉस्ट आ गया 12 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो पूछ रहा है अपने से कि कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट है, उसका टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का बजट 80,000, उसके लिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और मटेरियल मूवमेंट पर प्रोडक्ट लाइन और लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है. मटेरियल मूवमेंट पर प्रोडक्ट लाइन मतलब पर यूनिट नहीं है, पर प्रोडक्ट लाइन मतलब टोटल प्रोडक्ट के लिए कितना है वो दिया हुआ है, मतलब एक तरह से टोटल ही दिया हुआ है. अंडर ABC आपको पूछा जा रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट BZ पर यूनिट वुड बी. तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगा? प्रोडक्ट BZ पर यूनिट के लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगा? तो इसका आंसर प्रोडक्ट BZ के लिए निकालना है तो 80,000 रुपीज़ को लेकर हम लोग बस ये 5 + 15 कर देंगे तो आ गया ये टोटल, और अपने को पर यूनिट पूछ रहा है तो डिवाइड बाय यूनिट्स है विच इज़ 40, तो आंसर आ गया 500. नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी वेरिएंस एनालिसिस से पूछा है. तो इसमें बोल रहा है कंपनी है जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम डाला है. बजट फॉर फिक्स्ड फैक्ट ओवरहेड इज 50,000, प्रोडक्शन इज 10,000. तो बजट में फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों का है 50,000, यूनिट्स है हम लोगों का 10,000, और एक्चुअल प्रोडक्शन में बोल रहा है 9,500 है. ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज इंक्रीज टू 52. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? तो अपने को क्या मिसिंग दिख रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज इंक्रीज टू 52, तो ये 52 भी दिया हुआ है. बोल रहा है वॉल्यूम वेरिएंस बताओ. तो वॉल्यूम वेरिएंस इज व्हाट? AO माइनस BO. अपने क्या बोलते हैं? AO माइनस BO, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, है ना, इनटू स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या बजटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. तो AO इज 9,500, BO इज 10,000 इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. अगर बजट से निकालेंगे तो वो आ रहा है ₹5, है ना. तो आंसर आ गया 2,500 एडवर्स. नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा गया है. ग्राफ का सॉल्यूशन को लेकर पूछ लिया. नॉर्मली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली ग्राफ आपको आता है तो उससे आप कर सकते थे. यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमाइज Z इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, और ग्राफ से सॉल्व करके फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स ये आया. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस पे आ रहा है? तो ये x, y का वैल्यूज़ है, तो आप सब पे वैल्यू पुट करके z का टोटल निकाल के देखोगे, जिस पे मैक्सिमम आ रहा है उसको सिलेक्ट करोगे तो 200 आ रहा है, तो आंसर इज A. नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ये आ गया गेम थ्योरी का क्वेश्चन. पे ऑफ मैट्रिक्स आपको गेम का दिया हुआ है जिसमें कंपनी S और कंपनी T का है. यूजिंग मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम? तो मैक्सिमिन हमेशा याद रखना रो वाइज के लिए लगता है और मिनी मैक्स कॉलम वाइज के लिए लगता है. तो मैक्सिमिन मतलब पहले मिन इसमें से सिलेक्ट करो, फिर उसमें से मैक्स सिलेक्ट कर दो. पहले मिन फिर मैक्स, और मिनी मैक्स मतलब पहले मैक्स 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 फिर उसमें से मिन. तो इन दोनों में आप देख पा रहे दोनों वैल्यू इक्वल है 10, तो वैल्यू ऑफ द गेम बोला जाएगा 10. और सम ऑफ गेम अगर हम बोलते हैं तो वो होगा 10 और -10 इक्वल टू 0. ठीक है. तो जैसे अपने क्लास में किए थे तो कई बार अपने सम ऑफ गेम को नेट वैल्यू ऑफ गेम बोलते थे, बट आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस में समझाया था, यदि आपने यूट्यूब में कर लिया था तो उसमें समझाया था आपको कि इट इज़ नॉट ऑलवेज जस्ट द, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम इज़ नॉट जस्ट द सम, इट्स जस्ट द रॉ वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है ना. तो ये कौन सा क्लास में समझाया था वो एक्चुअली सोचने लग गया था, तो वो याद आ गया. प्रीवियस पेपर्स में समझाया था, प्रीवियस पेपर के जो रिव्यू डाले थे ना उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है.
तो उसमें समझाया था। अगर आप अपने प्रिपरेशन में मेरे ऐसे प्रीवियस पेपर के वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन कमज़ोर रह जाएगा। खाली क्लास करने से नहीं होगा, क्लास के साथ जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जा रहा है सब कुछ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लर्निंग कर्व से आया है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपको, एन ऑपरेशन ऑफ कॉन लिमिटेड हैज़ अ लर्निंग कर्व 90% एंड द फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस टुक 30 मिनट्स, labor cost is 120 per hour, how much should the second unit labor cost? तो पहले का कॉस्ट अगर हम लोगों का 30 है, 90% लर्निंग का रेट है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सेकेंड में क्या आएगा, 90 का 30% इज इक्वल टू 27, राइट। अब चक्कर क्या है इसमें, सबसे बड़ा बात कि ये 27 मिनट्स का कॉस्ट पूछ रहा है कि इन दोनों का इंक्रीमेंटल पूछ रहा है। तो 27 मिनट्स का कॉस्ट निकालने जाएंगे तो 27 इंटू 120/60 करेंगे तो 54, वो भी ऑप्शन में है। और अगर सेकेंड यूनिट अगर हम पकड़ें तो वो इंक्रीमेंटल सेकेंड यूनिट भी हो सकता है। तो टोटल टाइम ऑफ 2 यूनिट्स विच इज़ 27 इंटू 54 एंड टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट विच इज़ 30, तो 24 इंटू 120/60 कर रहे हैं तो भी आंसर मैच हो रहा है। तो मैंने अभी सेकेंड यूनिट बोले तो अज्यूम किया है इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट का जो आंसर आएगा वो इंक्रीमेंटल नहीं माना, वो बस 27 को मान लिया, और दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें एक मिस्टेक होने का संभावना है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ जो एनालिटिक टूल्स, और यदि आप अगर इंस्टीट्यूट में रेफर करेंगे तो आपको उसमें दोनों पॉइंट मिल जाएगा। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। ये आपका डेटा एनालिटिक्स चैप्टर से आ गया। Which one of the following simply answers the question what else will accomplish the purpose of product, service or process we are studying? तो इसको भी अगर आप इंस्टीट्यूट मेट से पढ़ोगे ना तो ये लाइन आपको एग्जैक्टली मिलेगा वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए। तो वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग चैप्टर से ये पूछ लिया। फिर शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर एसडी लिमिटेड इज करेंटली 10 पर आवर, व्हाट डज दिस मीन? शैडो प्राइस मतलब है कि अगर 1 घंटा और मिल जाए तो 10 रुपये से इनकम बढ़ जाएगा। तो आप देखिए वो ऑप्शन नंबर सी भी में मैच हो रहा है कि एक्स्ट्रा आवर मिलने से 10 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग से आपको पूछा गया। नेक्स्ट, कैनबैन जापानीज सिस्टम अंडर जेआईटी अप्रोच इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन। ये तो रॉन्ग है क्योंकि कैनबैन तो स्टॉक मेंटेन ही नहीं करने देगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो जेआईटी ऐसे ही अकाउंटिंग में कच्चा है, ऑल ओवर वो तो होगा ही नहीं क्योंकि पहला दो ऊपर का दो ही रॉन्ग है। तो करेक्ट है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री। कैनबैन का काम है कि कोई इधर से कैनबैन कार्ड दिखाए तो उसको मिल जाए, और अननेसेसरी बफर बना के कोई ना रखे। कैनबैन कार्ड फिर दूसरा रंग का दिखाया तो वो बनाना बंद कर दे, तो सप्लाई बना रहे और अननेसेसरी इन्वेंट्री इकट्ठा नहीं हो। तो ये जेआईटी कॉन्सेप्ट में आपको समझाया गया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटरडिपेंडेंट and interdependent but not interrelated, interrelated and interdependent, none of the above, interrelated but not interdependent। तो इसका आंसर है ए। क्यों इंटररिलेटेड? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड से बजट आ सकता है, बजट से स्टैंडर्ड आ सकता है, बट इंटरडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ट प्रैक्टिस से इंडस्ट्री डेटा से निकाला जा सकता है, बजटेड कॉस्ट आपका अकाउंट का डेटा से निकाला जा सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, ठीक है। ये अकाउंटिंग बेस्ड भी हो सकता है, तो दोनों इंटर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, बट रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड से बजट आ सकता है, बजट से स्टैंडर्ड आ सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर? तो यदि आप बीपीआर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसका प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे। ऑर्गेनाइज वर्क अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, ये प्रिंसिपल है। आपको नॉट अ प्रिंसिपल बताना है। कैप्चर इन्फॉर्मेशन वंस एंड एट सोर्स, ये भी प्रिंसिपल है। एम्पावर वर्कर्स हु यूज द प्रोसेस, ये भी प्रिंसिपल है। रिलाई हेविली ऑन हायरार्की एंड सुपरविजन, तो फिर सी और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर है, मतलब वो प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 per unit. As per company's estimate, 500 units of the product are expected to be sold in the coming year. If the value of investment of the company is 15 lakh and it has target ROE of 15%, what will be the target cost?
तो पहले आप इन्वेस्टमेंट और टारगेट आरओआई से टारगेट प्रॉफिट निकाल लो, जो आ रहा है 450 रुपया, और आपका प्राइस 1500 है, तो टारगेट कॉस्ट आ गया, टारगेट कॉस्ट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो आंसर इज 1050। तो ये क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग से है। तो ऑल इन ऑल यदि आपने एमसीक्यू की तैयारी की है तो आपसे एमसीक्यू हो जाएगा, नहीं तो 2-3 एमसीक्यू आपका रॉन्ग होगा कम से कम। जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गड़बड़ा सकता है, जैसे आपका जी कैनबेन में गड़बड़ा सकता है, जैसे आपका बीपीआर में गड़बड़ा सकता है, वैल्यू एनालिसिस में गड़बड़ा सकता है। ये किसका नहीं गड़बड़ाएगा? जो जिसने एमसीक्यू की तैयारी की है। तैयारी कैसे की जाती है? जैसे एमसीक्यू बुकलेट हमने बनाया है जिससे मेजॉरिटी एमसीक्यू फंस गए हैं, तो आप अगर वो एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करके जाते तो आपका काम होता ना, समझ गए। और अगर हमने एमसीक्यू बुकलेट नहीं भी सॉल्व कराया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो दिया वही था। और यदि वो एमसीक्यू बुकलेट नहीं था तो आप मे बी इंस्टीट्यूट मैट में जितना एमसीक्यूज है, एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज़ किया उसको सारा सॉल्व कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन उसमें से मैच हो जाते हैं। तो हमारा जो एमसीक्यू बुकलेट है कोई अलग थोड़ी ना यार, वही तो सब इकट्ठा करके एक जगह लाया हुआ है। कितना मैच हो गया देखो, 10-12 क्या 13 मैच हो गया। और 2 जो मैच नहीं हुआ वो ऐसा नहीं है कि वो आप कर नहीं पाते, वो अपने से ट्राई करते तो हो ही जाता, राइट। तो ये था एमसीक्यू का कहानी।